वेलकम एवरीवन टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेने वाले हैं जिसका नाम है फिनेंशियल मैनेजमेंट। इसको कुछ पार्टीशंस में बांट दिया गया है जिससे वीडियो का लेंथ थोड़ा छोटा होगा। कम समय में आप टॉपिक्स वाइज चीज़ों को कवर कर पाएंगे। फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग, वो है बिजनेस फाइनेंस। आखिर बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है? तो अगर एक छोटे से घर से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो उनका जो दिनचर्या से जुड़ा हुआ जो भी खर्च वगैरह है उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे पूंजी की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। अदरवाइज़ वो जो इंसान डेली बेसिस पे जिन सामानों को खरीदता है वो खरीद नहीं पाएगा, वो सक्षम नहीं है उन सब चीज़ों को खरीदने में। तो उनके दैनिक जीवन को चलाने के लिए भी क्या फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम एक बिजनेस से जोड़ करके फाइनेंस के मीनिंग को समझने जाते हैं तो इसका जो मतलब है ये कुछ ज़्यादा ही विशाल रूप में आ जाता है। तो यहाँ बिजनेस फाइनेंस का आखिर मतलब क्या है? देखिए, बिजनेस फाइनेंस क्या है तो ये एक बोल सकते हो कि लाइफ ब्लड है। जिस तरह हमारे लिए जो ब्लड है वो लाइफ बन जाता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए, उसी तरह बिजनेस फाइनेंस भी क्या है, एक बिजनेस के लिए लाइफ ब्लड है। और ये एक ऐसा बिजनेस एक्टिविटी है जो कहीं ना कहीं सिर्फ बिजनेस की शुरुआत से ही नहीं जुड़ा होता। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस से जुड़े हुए जो मुझे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जो एसेट्स की ज़रूरत है, सिर्फ उसे खरीदना है, या मुझे जो सोर्स ऑफ फाइनेंस की ज़रूरत है सिर्फ उसको इकट्ठा करना है, बल्कि एक बिज़नेस चलाने के लिए भी मुझे बहुत अमाउंट फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ यही नहीं, अगर हमारा सोच कुछ ऐसा है कि नहीं हमारा बिजनेस जो है एक छोटे से जगह पे ना फैला रहे बल्कि ये विशाल रूप पकड़े और ये एक छोटे से जगह से बढ़ कर के एक दूसरे स्टेट में जाए, दूसरे स्टेट से एक देश में फैले, एक देश से ज़्यादा एक क्या डिफरेंट नेशंस में फैल जाए, तो उसके एक्सपेंशन के लिए भी तो आपको ज़रूरत पड़ता है ना, क्या चीज़ का? तो बिजनेस फाइनेंस है। इसीलिए आप देख सकते हो, आई हैव रिटन बिजनेस फाइनेंस इज दैट बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न और रिलेटेड विद द एक्विजिशन एंड कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल फंड्स इन मीटिंग फाइनेंशियल नीड्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब अगर बात करें ज़रूरत की, तो नो डाउट बिजनेस फाइनेंस का ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स को खरीदने की, जब हम बात करते हैं बहुत सारी कंटिजेंसीज को मीट करने की, जब हम बात करते हैं कुछ फिक्स्ड एसेट्स को अगर खरीदना है, जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स है मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेस है, जब उनके सर्विसेज के बदले कुछ उनको देना है, जब हम बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए सोच रहे हैं, जब और भी जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं उसको अगर हमको वो बियर करना है, या हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहते हैं, हर एक क्षेत्र में आपको बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो ग्रोथ से जुड़ा हो, चाहे वो प्रॉफिट अर्निंग से जुड़ा हो, चाहे वो बिजनेस के एक्सपेंशन से जुड़ा हो। तो ये तो हुआ हमारे नीड्स को लेकर के जो बिजनेस फाइनेंस के नीड्स को बताता है। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो भाई, घोड़ा को लगाम नहीं दोगे तो घोड़ा तो भागेगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ फाइनेंस का सोचते रहेंगे और उसको मैनेज करने का नहीं सोचेंगे तो ऑब्वियसली मुझे एक भारी नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। कारण ये है कि बहुत बार हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं कि कैसे एक पूंजी जमा करना है। हो सकता है कि आपके पास बहुत अमाउंट में पूंजी जमा हो जाए, कैपिटल आप इन्वेस्ट कर पाओ, बट अगर एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, अगर उस यूजेस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो नो डाउट यू विल नॉट एबल टू गेट द ऑप्टिमम व्हाट रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग।
तो आप जो इन्वेस्टमेंट लगाते हो क्या उसका फ्रूटफुल आउटकम हमारे पास आता है या नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं फिनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ का। क्यों? क्योंकि ये उस फिनेंशियल रिसोर्सेज को आखिर कैसे यूटिलाइज करना है, उस फिनेंशियल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके हमको कैसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है और हमारा जो फिनेंशियल क्राइसिस है उसको मीट करना है, उससे जुड़े जितने भी प्लानिंग्स है, जितने भी कंट्रोलिंग से जुड़े एलिमेंट्स हैं, उन सब के स्टडीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो इट रेफर्स टू वर्ड दैट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्टिविटी विच इज़ कंसर्न विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। बात करें कुछ अदर डेफिनेशंस का जो कि कुछ ज्ञानियों के आधार पे दिया गया है, जैसे हार्वर्ड एंड ऑप्टन के अनुसार फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ऑपरेशन, जबकि वेस्टर्न एंड ब्रिगम का कहना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइज गोल्स। नेक्स्ट जो हमारा मैटर है वो है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिया है, जैसे साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, फिक्सिंग डेप्ट इक्विटी इन कैपिटल, आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब मान लो एक बिजनेस हमको स्टार्ट करना है तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है ये जानना। मान लो मेरे पास अगर 1 लाख रुपए है तो मैं उस 1 लाख रुपए में कितना अमाउंट जो है वो अपने फिक्स्ड एसेट्स पे खर्च करूँ और किस अमाउंट को मैं अपने करंट एसेट्स पे खर्च करूँ। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, जिसको हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, जो हम डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं साइज़ एंड कॉम्पोजिशन पे डिपेंड करता है। आखिर उस बिज़नेस का स्केल कितना बड़ा है, उस बिज़नेस को हम कितने बड़े पैमाने पे हम कर रहे हैं, उसके आधार पे डिपेंड करता है कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स हमको कितना खरीदना होगा या हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट करना है वो किस लेवल पे करना होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा इन्वेस्टमेंट इस साइज़ पे ज़रूर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है वो है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स। देखो भाई, हाथी पालोगे तो खर्चा तो होगा ही ज़्यादा। जैसे मान लो एक बंदा जो एक सुपर स्प्लेंडर खरीदता है तो ऑब्वियसली दे विल हैव अ वेरी वेरी लोएस्ट कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। बट अगर मान लो आप बात करते हो वी विल बाई योर बुलेट, ऑब्वियसली आप खरीद सकते हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बट वाई यू आर फॉरगेटिंग दैट वंस यू आर बाइंग वर्ड बुलेट यू हैव टू मेंटेन द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑल्सो। उसके पीछे बहुत सारे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी हैं जो कि एक सुपर स्प्लेंडर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब अगर हमारा फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करके रखे हैं तो ऑब्वियसली मुझे ज़रूरत पड़ेगी करंट एसेट्स में भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। जो फिनांस मैनेजर होता है उसे भाई माथा ठंडा करके ये ज़रूर प्लान करना चाहिए, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखते हुए, कि मेरे बिजनेस के लिए आखिर कितने का लॉन्ग टर्म की ज़रूरत है या शॉर्ट टर्म फाइनेंस की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा फिक्स्ड डेप्ट इक्विटी इन कैपिटल। ये डेप्ट इक्विटी क्या है? एक्चुअली एक कैपिटल स्ट्रक्चर बोल के टॉपिक है जो हमारे नेक्स्ट पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो डेप्ट इक्विटी का कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअली देखो, जब हम बात करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट का तो वो आइदर हम अपने पास के पैसे को लगा सकते हैं या हो सकता है हम बोरोविंग्स करें। तो जब हम पैसा अपने पास से लगाते हैं दैट इज़ कॉल्ड इक्विटी, और दूसरा एक हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज़ बोरोविंग्स, जिसको हम लोग बाय इशूइंग डेप्ट भी बोल सकते हैं। तो हमको ये पहले निर्धारित करना होगा कि मेरा जो टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, एज्यूम करो कि मेरा 20 लाख का कैपिटल है, तो मेरा कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, कितना हम इक्विटी उसमें लगाएं, कितना हमारा डेप्ट ले जो हमारे लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 12 लाख का लोन लिया, 8 लाख का अपना पूंजी लगाया, मेरे लिए बहुत अच्छा बट अर्निंग पर शेयर आ रहा है, जबकि अगर मैं 20 लाख का इक्विटी लगाता हूं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा EPS घट जाता है। दैट इज़ कॉल्ड अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे आखिर हमारा अर्निंग कितना निकल रहा है, तो ये फिक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि डेप्ट और इक्विटी का क्या कंपोजिशन होना चाहिए हमारे टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल में।
That is also a part of what, or you can say the role of what, financial management. नेक्स्ट है आइटम्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा फिनेंशियल डिसीजन अफेक्टेड होता है, क्योंकि अब यहाँ मान लो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट है, डिप्रिसिएशन है जो कि लॉन्ग टर्म एसेट्स पे होता है, डिस्काउंट है जो कि अफेक्ट करता है लिक्विडिटी पोजीशन को। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आइटम्स है जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए जाते हैं। तो इन सब को मीट करने के लिए भी हमारा क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए फिनांस का, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दीज आर व्हाट द डिफरेंट रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट, जिसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट का जब बात करते हैं तो इसमें आ गया वेल्थ मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को आखिर कैसे हम बढ़ाएंगे, हमारे जो फंड्स हैं उसको हम कैसे मिनिमम कॉस्ट पे रखेंगे और रिस्क को कैसे घटाएंगे। तो फिनेंशियल मैनेजमेंट आखिर हम मैनेज क्यों कर रहे हैं अपने फिनेंस को, तो कहीं ना कहीं हमारा जो इक्विटी शेयर्स है या जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है या जो शेयर होल्डर्स है आज के डेट पे हमारे पास कंपनी में, जिसको हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, तो ये हमको दिमाग में रखना है कि इसको बढ़ाना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डिसीजन बन जाता है फिनेंशियल मैनेजमेंट का कि टू इंक्रीज द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। किसके द्वारा, तो भाई शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है। क्योंकि मार्केट प्राइस जो होता है शेयर्स का वो एक तरह से इंडेक्स होता है क्या चीज़ का, कितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मार्केट प्राइस शेयर्स का बढ़ता है तो ये कह सकते हैं कि जो कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है शेयर होल्डर्स के द्वारा वो भी बढ़ रहा है। इसके ऑपोजिट क्या होगा, शेयर्स का वैल्यू घटता है। तो सीधा सा बात है कि हमारे दिमाग में होना चाहिए कि आखिर हम जो पर शेयर वैल्यू है उसका वैल्यू मेरा मार्केट में क्या होना चाहिए, इंक्रीज करवाना, जिससे उनका वेल्थ जो होगा वो भी बढ़ेगा। अज्यूम करो कि हम एक कस्टमर है, हम 100 रुपये पे एक शेयर्स को खरीदते हैं, बट 2 साल के बाद सेम शेयर्स का वैल्यू अगर 400 रुपये हो जाता है तो 300 रुपये का जो मुनाफा हुआ ये क्या है, हमारे वैल्यू ऑफ एसेट्स में हमारा या वेल्थ में हमारा क्या हो गया, मैक्सिमाइजेशन हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक इसी तरह बात करते हैं हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, एक प्रॉपर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट का, एक प्रॉपर प्लानिंग फिनेंस का, एक प्रॉपर प्लानिंग ऑपरेशन का हमेशा एक फ्रूटफुल आउटकम देता है, जिसको हम लोग प्रॉफिट के नाम से जाते हैं। नेक्स्ट हो गया ऑब्टेनिंग फंड्स एट मिनिमम कॉस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है और बोल सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्योंकि फंड्स को हम कैसे एक मिनिमम कॉस्ट पे क्या ऑब्टेन करेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे बहुत सारा सोर्स हमारे हाथ में अवेलेबल होता है जिससे हम फंड्स को सप्लाई करवा सकते हैं। जैसे मान लो बोरोविंग्स ले सकते हैं हम कॉमर्शियल बैंक से, या शेयर्स इशू कर सकते हो, या डिवेंचर इशू कर सकते हो, या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन ले सकते हैं। लेकिन हर एक क्षेत्र में हमें बहुत केयरफुल होना पड़ेगा और बहुत कॉशियस रहना होगा कि हम जब एक सोर्स को रेज करेंगे तो उस पर हमारा कॉस्टिंग क्या बैठता है, वो हमको ध्यान में रखना है। लास्ट है मिनिमाइजिंग द रिस्क। भाई फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई भी नहीं जानता है, और ये जो रिस्क होता है ये नेचुरल हो सकता है, इकोनॉमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। इसका मतलब आग लगने से हो गया, या कोई ब्रेकडाउन हो गया, या गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी चेंज कर दिया उसके कारण हो गया, या एक बहुत ही टफ कंपटीशन हमारे कॉम्पिटिटर्स से मिल रहा है। तो ऐसे में एक फिनेंशियल मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है इन सब प्रॉब्लम्स को बियर करने के लिए। तो फ्यूचर में ये जो चैलेंजेस आएगा उससे कैसे हम ओवरकम करेंगे, हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो ऐसे में फिनेंस मैनेजर को एक बहुत ही सेफ बोल सकते हो पॉलिसीज़ क्रिएट करना चाहिए, या कॉशियस अप्रोच लाना चाहिए, जिससे फ्यूचर के जो रिस्क हैं उसको जितना कम से कम रखा जा सके वो रखा जाए।